नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा आपने देखी होगी, उसमें मैंने आपको हिंदी का सामान्य परिचय दिया था और काफ़ी कमेंट आए थे कि सर जल्दी से जल्दी क्लास दूसरी दीजिए, तो उसके लिए हम आपको बहुत जल्दी क्लास लेकर के आए हैं। आपको मैंने सामान्य परिचय में आपको वर्णमाला कैसे बनी है, कैसे वर्णमाला आई है, उसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात मैंने बताई थी। आपको बताया था कि जो वर्णमाला है वो स्वर और व्यंजन से बनी है। तो इस चीज़ों को आज हम कैसे आई है उसको हम आपको बताने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। आपको YouTube पे शायद ही पहली बार ऐसी क्लास मिलेगी कि हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे नहीं, जो आपने बचपन से लेकर के अब तक पढ़ा है वो सब चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे हमको ये वर्णमाला मिली है। किताबों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने क्या पढ़ रखा है। आज हम जानेंगे कि वर्णमाला के स्वर कैसे निकल के आए, व्यंजन कैसे निकल के आए, कैसे हमने इनको पाया है और इनका इस्तेमाल करके हमने अपनी भाषा में इसको ढाला है, कैसे वर्ण का निर्माण किया, कैसे उसके बाद शब्दों का निर्माण किया, कैसे पद का निर्माण किया, कैसे पदबंध बनाए, कैसे उपवाक्य बनाए, कैसे वाक्य बनाए, उसके बाद वाक्यों से हमने कैसे कहानियाँ गढ़ी, कैसे नाटक बनाए, कैसे कई सारे उपन्यास जो आप पढ़ते हैं और कैसे रंगमंच सजाए, ये सारी चीज़ें आप उसी से सीखे हैं। आज उसी का परिचय मैं वर्णमाला का आपको देने जा रहा हूं और बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्लास एकदम ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। वर्णमाला जो अगर आप एक बार पकड़ के बैठ गए तो आप ये जान लीजिए कि आपको हिंदी में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि यही नींव है, यही घर जो है मजबूत करेगी आपका हिंदी का। हिंदी जो है कैसे आई है, कैसे उसकी शुरुआत हुई है, वो मैं आपके लिए वर्णमाला लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। वर्णमाला, जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, आपने क्लास देखी नहीं है तो जाकर के देखें, एक्सेस करें हमारे YouTube चैनल पे, उस पे आपको हमारी पहली क्लास मिल जाएगी। उसमें मैंने सूक्ष्म परिचय दिया है। यहाँ पे आपको मैं विस्तृत से उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कॉपी किताब निकाल के बैठिएगा। मनोरंजन से लेना है तो मनोरंजन करिए और बाकी जैसे आपको इच्छा हो वैसे पढ़िए, क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और जितने मन लगा के पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से आप सिलेक्शन लेके जाएंगे और अपने घर का नाम रोशन करेंगे बच्चों, क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है, राजभाषा है। तो इसमें तो बिल्कुल डरना नहीं है। मैथ में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, बायोलॉजी में क्या होता है, अभी बिल्कुल आपको दरकिनार करके आपको सिर्फ और सिर्फ वर्णमाला पे ध्यान लगाना है। चलिए, वर्णमाला को समझने के लिए हम आपको पहले से आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। वर्ण क्या है, माला क्या है। वर्ण को हमने दो भागों में तोड़ लेते हैं यहाँ पे, वर्ण और माला। बच्चों, वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, अभी इसको मैं अभी आपको बताऊंगा। माला समझ लेते हैं क्या होती है। माला क्या होती है बच्चों, आप देखते हैं घर में पहनते हैं, आप भी पहनते होंगे, बुजुर्ग भी पहनते होंगे, सभी लोग घर में माला पहनते होंगे। तो माला काहे की होती है, माला मोतियों की होती है, माला फूलों की होती है, माला विभिन्न कई पदार्थों की माला बनती है। तो माला में क्या देखा आपने कि ये सपोज करिए एक मोती का दाना है। क्या है, मोती का दाना है और मोती के दानों को हमने समान अंतर पे एक धागे में पिरो दिया। क्या किया, पिरो दिया, यानी उसको रख दिया, यानी उसको व्यवस्थित कर दिया। मतलब ये हुआ कि हमने अपने मोतियों को एक धागे में पिरो दिया। अब यहाँ पर हम ये चीज़ समझ लेते हैं इसी माले से कि ये जो धागा है ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी वर्णमाला को पिरोने का साधन है। ठीक है, इसमें मोती क्या है, मोती हमारे वर्ण हैं। और जब हम इन मोतियों को एक व्यवस्थित समूह में लगा देंगे, इन वर्णों को व्यवस्थित समूह में लगा देंगे, तो ये हमारी एक माला तैयार हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं बच्चों, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ से इसकी थोड़ी सी छोटी सी परिभाषा आपको समझ आई, यानी वर्णों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें वर्णों को रखा जाता है व्यवस्थित करके, वर्णमाला कहलाती है। ये हो गई आपकी परिभाषा। क्या हो गई बच्चों, परिभाषा। चलिए अब उसको ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं। ये बात समझ में आई। चलिए
अब देखते हैं वर्ण क्या होते हैं। वर्ण, हमारे वर्णमाला में कुछ वर्ण रखे गए हैं। क्या रखे गए अभी हमें नहीं पता है, अभी हम बिल्कुल नहीं जानते हैं बच्चों। बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। 42 होते हैं, 45 होते हैं, 50 होते हैं, 52 होते हैं, 60 होते हैं, कुछ नहीं समझना है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इस पर फोकस करना है। अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आप पुरानी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जो आपने पढ़ रखी हैं। अगर नहीं है, दिमाग में नहीं है, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि नहीं है, नई चीज़ पढ़ने में और भी मज़ा आता है। तो देखिए वर्ण क्या होते हैं। वर्ण भाषा, हमने आपको परिभाषा पिछली क्लास में बताई थी। भाषा की वह लघुत्तम अर्थभेदक इकाई जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात अखंडनीय है ना। ये कुछ हमने की पॉइंट आपको बताए थे। लघुत्तम अर्थभेदक इकाई जिसका खंडन नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं इनका खंडन कैसे नहीं किया जा सकता। इस परिभाषा को अपने दिमाग में रखिए। वह लघुत्तम अर्थभेदक इकाई जिसका खंडन नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। बच्चों फिर रिपीट करिए। भाषा कौन सी है हमारी? हिंदी के भाषा की वह लघुत्तम अर्थभेदक इकाई जिसका खंडन नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ये इतना आपको दिमाग में रखना है, इतना आप अभी इसको एक साइड में रख लीजिए। ठीक, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। वर्ण कितने प्रकार के हैं हमारे वर्णमाला में? तो वर्ण जो है हमारे पास 2 प्रकार के हैं बच्चों। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। क्या है? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब स्वर देख लिया हमने, व्यंजन देख लिया। अभी बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम आपके सामने एक ऐसा ट्री तैयार कर रहे हैं, ऐसा परफॉर्मा तैयार कर रहे हैं कि आपको जैसे ही चीज़ें दिखेंगी आप तुरंत क्लिक करेंगे, तुरंत उस पर जाएंगे, क्योंकि आपको तो पेपर निकालना है ना, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है, ना कि सारी चीज़ें लेकर के बैठ के पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, सब आपको A to Z में बताऊंगा, A to Z आपको समझाऊंगा, क्योंकि हमको देखना है, हमें पढ़ना नहीं है, हमें यहाँ निकालना है, वर्णों को निकालना है। स्वर कैसे निकले, व्यंजन कैसे निकले। और मैंने आपको पिछली क्लास में कमिटमेंट किया था कि एक वर्ण ऐसा है जो सभी में निहित है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। देखिए अब यहाँ पे आते हैं, स्वर क्या होता है बच्चों? स्वर क्या होता है? स्वर समझ लेते हैं। मैंने आपको परिभाषा बताई थी। वे ध्वनियाँ जो स्वयं से उच्चरित होती हैं क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। स्वयं से क्या बच्चों? स्वयं से उच्चरित। मैंने आपको उच्चारण के आधार पे बताया था, उच्चारण बताया था। स्वर और व्यंजन, ये वर्ण जो है ये उच्चारण के आधार पे है। स्वर और व्यंजन 2 तरीके से निकलना है। जो स्वयं से उच्चरित होते हैं स्वर कहलाते हैं, और जो स्वयं से उच्चरित नहीं हो पाते बेचारे, वो क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वयं से ना उच्चरित हो पाए, ना उच्चरित, इनकी और भी परिभाषाएं हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। स्वयं से ना उच्चरित होने वाले, स्वयं से ना उच्चरित होने वाले। ठीक है बच्चों, ये अभी अब आपको ये समझना है कि जो स्वयं से उच्चरित हो रहे हैं, स्वयं से कैसे? स्वयं का मतलब क्या हुआ? स्वयं का मतलब ये हुआ कि जब हम इनको बोलेंगे तो जब बोलते हैं तो हमारे मुख से हवा निकलती है, और हवा के साथ साथ ये जो है बाहर निकलते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को ले जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती, तो हमारे अंदर से वो माध्यम बनती है हवा, और हवा जो है मुख से निकलते ही इन ध्वनियों को लेकर के आती है। तो ये सब ध्वनियाँ हैं बच्चों, स्वर भी ध्वनि, व्यंजन भी ध्वनि। लेकिन क्या है स्वयं से उच्चरित होने का मतलब? क्या है स्वयं से उच्चरित होने का मतलब? ये है कि जब हम इन ध्वनियों को उच्चारण शुरू करते हैं तो ये इनकी जो हवा निकलती है वो किसी से नहीं टकराती, स्वयं से निकल के आती है, किसी से भी टकराती नहीं। ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो पीछे आने वाला है कि टकराता कौन है, लेकिन जो स्वयं से निकल रही है, जिसको किसी से टकरा नहीं रही है, वो क्या कहला रहे हैं? स्वर कहला रहे हैं। कुछ ऐसे ही स्वर, ऐसे ही ध्वनियाँ जो स्वर में लिखी गई हैं। अभी आप इसको भी समझिए, मैंने ऊपर बनाया था माला, मोतियों की माला बनाई थी, उसको व्यवस्थित क्रम में रखा गया। इसी तरीके से वर्णमाला को व्यवस्थित क्रम में रखा गया है, स्वर को व्यवस्थित किया है, व्यंजन को व्यवस्थित किया है। कैसे व्यवस्थित किया है वही दिखाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं बच्चों। स्वर में क्या है कि
वे ध्वनियाँ जो स्वयं से उच्चरित होती हैं, अर्थात परिभाषा इसकी समझ लेते हैं कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में हवा जो है किसी से भी स्पर्श नहीं करती, किसी से भी टकराती नहीं है, स्वयं से ही निकलती है और बाहर आती है और ये ध्वनियाँ उच्चरित हो जाती हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर की परिभाषा सिंपल सी परिभाषा, स्वयं से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। कई सारी परिभाषाएं जो आपको समझ में आए, जो आपके एग्जाम में आ जाए। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, वे ध्वनियाँ जो बिना स्पर्श के बाहर निकलती हैं कहलाती हैं। ऑप्शन में दे दिया गया स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अयोग, वहाँ आप क्या टिक करेंगे? स्वर टिक करेंगे बच्चों। क्या टिक करेंगे? स्वर टिक करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और जो स्वयं से नहीं उच्चरित हो पा रही, आप स्वयं से नहीं उच्चरित हो पा रही तो किसी ना किसी का तो सहारा लेंगी। तो सहारा किसका लेती हैं? ये सहारा लेती हैं स्वर का। स्वर का सहारा लेंगी क्योंकि स्वर जो एक ऐसी अवस्था है जो अपने एक माध्यम से निकलती है और उसमें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें जब व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो इसमें स्वर की आवश्यकता हमको लेनी पड़ेगी और तब हमारे पास कुछ व्यंजन निकल के आएंगे। इनको भी व्यवस्थित क्रम में रखा गया बच्चों। अब समझते हैं, अब आए असली जगह पे, अब आए असली मैदान में। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई, ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया तैयार। अब बढ़ते हैं हम स्वर की तरफ। देखिए कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे बड़ी बात, ये जो स्वर है मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा चैलेंज के साथ। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा है, अभी तक आपने इसका प्रैक्टिकली नहीं देखा है, वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। देखिए, ऊपर बढ़ जाए भाई, ठीक है, बढ़ गए ये, इनको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। चलिए, अब हम एक चीज लिखने जा रहे हैं जो कि आपको बिल्कुल भी पूर्वाग्रह नहीं करना है, बिल्कुल कि ये कुछ लिखा हुआ है। बस इसको ये समझ लेना है कि ये कुछ लिखा हुआ है, ये मत समझे कि इसका माने ये होता है, इसका माने कुछ नहीं होता है। अभी जब आपको मैं बताऊंगा तब इसका माने ये होता है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको आपको कुछ भी अभी दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आपने दिमाग लगा दिया तो 50% आप बैक हो गए, और अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो अभी आप आगे बढ़ जाएंगे। ये क्या लिखा है हमको नहीं मतलब है। देखिए, हमने क्या कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, खोज करना शुरू करी। हम तो भाई ऋषि मुनियों, क्योंकि हमारी जो हिंदी है वो संस्कृत से आई है, संस्कृत हमारे देवों की भाषा है, ऋषियों की भाषा है, तो हम तो भाई उसी की बात करेंगे। ठीक, बात क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो है हिंदी जो है संस्कृत से आई है, सीधे संस्कृत से ली गई है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब शुरुआत करी होगी वर्णों को निकालने की, कहा भाई उनको निकालो, ये बोल तो रहे हो, ये है क्या चीज, इनको भाई ढालो। भाई कोई भी चीज है उसको अगर आप ढालेंगे नहीं, लोहा है, सोना है, तो बेकार है वो। जब तक उसकी आप एक अच्छी सी कटोरी नहीं बना लेंगे, उसका एक हार नहीं बना लेंगे, तब तक वो किसी काम का नहीं है। फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी है, लकड़ी जब तक उसको फर्नीचर में नहीं ढालेंगे कोई काम की नहीं। उसी तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने इसको ढालना शुरू किया। इनको एक ध्वनि प्राप्त हुई बच्चों, एक ध्वनि जिसका कुछ साउंड ऐसा था, कॉन्टिन्यूअस चलती हुई ये ध्वनि, कॉन्टिन्यूअस लगातार ये ध्वनि चल रही थी। इन्होंने कहा भाई ये बताओ ये है क्या चीज, ये कैसी आवाज है, ये कैसे आ रही है आवाज। तो उन लोगों ने इसको खोजा, फिर इस ध्वनि को पाया कि इसमें इतना ज्यादा वाइब्रेशन, इतनी ज्यादा ताकत है, इसको किसी ना किसी उसमें रखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इसका ही संरचना तैयार करी बच्चों। इस का आप कभी बाहर निकल जाएं, कहीं दूर जहां कोई आवाज ना आए, फिर जब एकांत हो जाएंगे तब आप एक ध्वनि सुनेंगे, जो ध्वनि आएगी वो ध्वनि कॉन्टिन्यूअस ध्वनि चलेगी। उस ध्वनि को इन्होंने संरचना तैयार करी। ये संरचना है बच्चों, ये आ मतलब आ, जो ध्वनि को इन्होंने इस व्यवस्थित क्रम में रख दिया। ठीक समझ रहे हैं ना? उस आ को, वो जो ध्वनि थी उसको इन्होंने इस संरचना से तैयार किया। जैसे हमने क्या कहा, एक लकड़ी पड़ी हुई है और लकड़ी को हमने फर्नीचर बना दिया, कुर्सी बना दी, मेज बना दी, तो वो उसकी संरचना हुई ना बच्चों। तो ये उसकी संरचना है। और जो उस ध्वनि का नाम था, उस ध्वनि को इन्होंने कहा ये भैया ब्रह्मांड जनित ध्वनि है। क्या है ये ब्रह्मांड जनित क्या है? ध्वनि। अभी हम ध्वनि की बात कर रहे हैं बच्चों,
क्योंकि स्वर जो है वो भी ध्वनियाँ ही है, व्यंजन जो है वो भी ध्वनियाँ हैं, ध्वनियों से फिर हमने उसको वर्ण में ढाला है। तो अच्छा, इन्होंने कहा भाई आ मिल गया हमको आ। जब इनको ये आ मिला तो इन्होंने देखा भाई इस जैसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए बहुत ताकतवर, जैसे आपको मिल जाए रेडियो एक्टिव तत्व, वो इतना ताकतवर होता है कि आप उससे पूरे भारतवर्ष को बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसा ही कुछ ये है, ये रेडियो एक्टिव तत्व से कम नहीं है बच्चों। ये इतना भारी तत्व था, इतना भारी ध्वनि थी कि इसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल था। इसको संभालने के लिए ताकत लग रही थी कि कैसे इसको संभालें। तो इन्होंने क्या किया, जैसे रेडियो एक्टिव तत्व को तोड़ते हैं, कई भागों में विभक्त कर देते हैं, उनके कई सारे तत्व निकाल देते हैं। आप बायोलॉजी में उसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वैसे ही आप इसमें हिंदी में भी ये वही चीज़ निकल रही है। तो इन्होंने कहा कि भैया रुको, इसको हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। इसको इन्होंने क्या किया, तोड़ना शुरू किया। इसको इन्होंने ऊपर की तरफ खींचा। अब आ को ऊपर की तरफ लेके जाइए, आई, क्या निकल रहा है बच्चों, ई निकल गई, आई, क्या निकल के आई, ई। जब इसको ऊपर की तरफ ले गए तो ई निकल के आई। और जब इन्होंने कहा भाई अभी तो काम नहीं चल रहा, ये नीचे भी जाएगा, जो चीज़ ऊपर जा रही है वो नीचे भी आएगी। एरोप्लेन उड़ता है, लैंड करता है, उसी तरीके से अब ये भी नीचे भी आएगी। तो नीचे कैसे आई, उन्होंने कहा चलो नीचे खींचो। तो उन्होंने कहा क्या बन के आया बच्चों, क्या निकल के आया, क्या निकल के आया, ऊ। अब समझिए, उन्होंने कहा भाई ये तो कुछ अलग ही ध्वनि बन के निकल के आई। तो इन्होंने इसका नाम दे दिया, इनका नाम दिया इन्होंने कहा ये जो ध्वनि है ये ऊर्ध्वगामी ध्वनि है। क्या है ये, ऊर्ध्वगामी। और जब इसको अधोगामी किया तो ये बन गई बच्चों अधोगामी ध्वनि। क्या बन गई, अधोगामी। यानी ऊपर की तरफ गए तो बन के आई ई, और नीचे की तरफ गए बन के आई ऊ। अब बताइए, हमने किसी किताब से इसको पढ़ा कि ये ऐसे है? हमने आपको इसको निकाल के बताया बच्चों, इसकी पूरी तरीका बताया हमने कैसे आया। ये संरचना बन के तैयार हुई। और ये संरचना कैसी है, ये एकदम व्यवस्थित संरचना है। हिंदी की सबसे पहला डायग्राम, हिंदी पढ़ेंगे उसका सबसे पहला डायग्राम ये है बच्चों। तो देखिए, एक ब्रह्मांड जनित ध्वनि मिली, हमने इसको ऊर्ध्वगामी किया तो ये ई बन के तैयार हुई। जब इसको अधोगामी किया, ऊ बन के तैयार हुआ। आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आँख को ऊपर की तरफ खींचेंगे, जब ऊपर करेंगे तो ई। किसी बच्चे का जब रो रहा हो तो उसको ऐसे मुंह पकड़ के ऊपर कर देना, तो वो कहे ई। और जब वो रो रहा हो तो उसको नीचे सिर पकड़ के नीचे कर देना, तो ऊ करेगा। आप देख लेना प्रैक्टिकल करके बच्चों, ये मैं आपको प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं। तो आपको समझ में आई, आ से ई निकला ऊर्ध्वगामी, नीचे ऊ किया अधोगामी। अब हमारे पास क्या निकल के आए बच्चों, ये निकल के आए हमारे पास 3 स्वर। अभी स्वर की बात मतलब मैं लिख रहा हूं खाली, अभी इतना समझिए कि आ, ई और ऊ, इन्होंने 3। और इनकी थोड़ा सा इनको सम्मान देते हैं, भाई नए हैं, बच्चा आता है तो उसको सम्मान थोड़ा सा उसका वो करते हैं, ख्याल करते हैं। तो हमने इसको सिंगल कामा में कर दिया, ठीक है। उसके बाद अभी इन्होंने कहा ये तो भाई इतना भारी है और इतनी अभी इसमें ताकत और भी है। इन तीनों में भी बहुत ताकत है, क्योंकि ब्रह्मांड से कोई चीज़ निकल गई। ब्रह्मांड छोटा मोटा है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ठीक है आ ई ऊ मिल गया, कुछ और भी है इसमें। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा ठीक है, इसको और थोड़ा सा देखते हैं। फिर इन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मांड जनित ध्वनि है, इसको इन दोनों को आपस में जोड़ के देखते हैं कि क्या बनता है। सॉरी, जोड़ यहाँ पे शब्द मैं गलत इस्तेमाल कर ले गया, सॉरी। यहाँ पे मेल होगा बच्चों, ठीक। जोड़ मेल योग में बहुत अंतर होता है, वो किसी दिन और आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इनका आपस में मेल कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, आपस में मेल किया। क्या, जब इन दोनों का आपस में मेल किया तो ये बन के क्या निकल के आया, अब आप लोग बताएंगे। आ ध्वनि है, फिर आ ध्वनि आपस में मेल कराएंगे तो क्या बनेगा, आ बड़ा बनेगा ना। तो इसको इन्होंने क्या बनाया, आ, इसका एक संरचना और तैयार करी। ये संरचना तैयार कर रहे हैं हम। अभी एक कुर्सी छोटी बना दी, फिर बड़ी बना रहे हैं, फिर उससे बड़ी बनाएंगे। अभी देखिए सब फर्नीचर ये है पूरा, ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा अच्छा इसके साथ कर रहे हैं, तो भाई क्या हमारे साथ नाइंसाफी क्या कर रहे हो। तो ठीक, तुम्हारे साथ भी नहीं करेंगे, लो तुम्हारा भी आपस में मेल करा दे रहे हैं। मेल कराया तो उन्होंने कहा ई, इनके भी दांत निकल गए, ई। अब हम खुश हैं बच्चों, है ना। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा भाई अरे, उन्होंने कहा अरे हमारे साथ क्यों नहीं। तो कहा लो भाई तुम भी हो भाई, आ जाओ। उन्होंने कहा हाँ ऊ, वो भी कहे ऊ, मैं भी खुश हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अभी आ ई ऊ, फिर क्या आया आ ई ऊ।
जब डबल हो रहा है, यहाँ पे संरचनाएं डबल हो रही हैं तो इनकी उच्चारण काल भी डबल हो जाएगा, उच्चारण के आधार पे चल रहा है भी, है ना, तो ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आए, आ ई। ये जो क्रम में लिख रहा हूँ, ये क्रम व्यवस्थित क्रम है। हम लोग आनंद फानन में आ के बाद बड़ा आ लिखते हैं, लेकिन जो ओरिजिन है, जो निकालने का तरीका है वो ये है बच्चों, ठीक। फिर ऊ, कैसे हमको चीज़ें मिली हैं वो क्रम आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक। ये समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद अभी इसको क्या कहा इन्होंने, इसका नाम दिया इन्होंने, कहा ये दोनों दिख रहे हैं, ये एक ही जाति के हैं। कैसे हैं, एक जाति के, तो इसका नाम इन्होंने दिया सजातीय। क्या, सजातीय। और इन्होंने क्या किया है, आपस में मेल किया है, तो इसको बोल दिया सजातीय मेल, ठीक। अच्छा, ये इसकी संख्या एक है, ये एक है, एक एक मेल करके क्या बनाएंगे, दो बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल दिया, इसको बोल दिया दीर्घ। और ये स्वर है तो इसको हमने लिख दिया स्वर। समझ में आ रही बात। उसके बाद अब आगे देखते हैं, अभी सजाती कर दिया, अब इसमें कुछ और सिगोफा एक नया जोड़ेंगे। सिगोफा मतलब नया फार्मूला और जोड़ेंगे। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि भाई चलो ठीक है, आपने आपस में मेल कर लिया, चलो ठीक आपस में कर ली। अब उन्होंने कहा हम आपस में मेल करेंगे, मतलब इन्होंने कहा ये और ये आपस में मेल करेंगे, तो उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है। इन्होंने आपस में इनका मेल करा दिया। जब इनका मेल कराया, आ ई, तो क्या बन गया, आई निकल के आया। क्या निकल गया बच्चों, आई निकल के आया। ए नहीं बोलते हैं, सही उच्चारण इसका आई है, साथ में मिलके बोलिए आई, है ना। इंग्लिश वाला ए होता है, ये आई होता है। हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध चीज़ अगर आपको पढ़नी है तो ये पढ़ना है बच्चों, ठीक है। इन्होंने कहा ये मेल कर लिया, तो कह रहे अच्छा भैया आपने इनके साथ जोड़ कर लिया, हम क्यों रह गए। ऊ बेचारा कहता है हम भी करेंगे, तो ऊ के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, और ऊ ने भी कहा लो। फिर ये आऊ बन गया। क्या बन गया, ओ। इसको ओ भी बोलते हैं आप लोग। यही अंग्रेजी के ए और ओ हैं, ठीक। जो इंग्लिश में ए ओ लिखते हैं वो ये हैं। अब समझिए हमारे इसमें 1 2 3 4 5 6 नहीं, एक हटा देते, 5 हमारे हिंदी के 5 हैं, उनके खाली 2 हैं। अब समझ लीजिए वो कितना गलत बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। तो हमारा जो ये है आई और ओ, औ मिल गया। अब देखिए हमारे पास टोटल क्या बचे, ए और औ। नए हैं तो इनका सम्मान करते हैं। उसके बाद इतने से ही काम नहीं चलेगा। अब उन्होंने कहा अच्छा एक चीज़ और कर लेते हैं, ये जो मिले हैं ना इनके साथ एक और आ की जो ब्रह्मांड जनित ध्वनि है उसको और जोड़ लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक लो जोड़ दो भाई, आ और ए, ठीक, ये जोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा ये भी आया है तो इसको भी जोड़ लो भाई। नाइंसाफी किसी के साथ नहीं कर रहा है, देख लीजिए आप, हमने कमिटमेंट किया है कि ये आपको हर जगह मिलेगा, ये आपको हर जगह मिलेगा। इसमें अगर ना दिख रहा हो तो बताना, कमेंट करना, वही बता दूंगा कि ई में आ नहीं सर दिख रहा है। तो बच्चों ऊपर डायग्राम बनाया था, आ को ऊपर खींचा था तो क्या मिला था, ई है तो उसी का बच्चा। समझ रहे हैं ना बात, वही चीज है। तो अब आ और ए को जोड़ेंगे तो बनेगा आई। क्या बनेगा, आई। और आ और ओ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आऊ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, आई और आऊ, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इनको विजातीय मेल। क्या बोलते हैं बच्चों, विजातीय मेल। और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं, इनके साथ क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किसकी, एक आ की वृद्धि हुई है इसलिए वृद्धि, या इनको वृद्धि स्वर भी बोलते हैं बच्चों, ठीक, वृद्धि स्वर भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्वर मैंने आपके सामने निकाल के रख दिए। कैसे रखे, सब प्रैक्टिकली, कोई किताब की जरूरत नहीं है, कोई किताब की जरूरत नहीं है, आपके सामने सब साक्षात मैंने आपके सामने निकाले हैं, और आप भी इसको निकाल के देखिए घर में। और इसके बाद एक चीज़ और है, आप शायद कह रहे हो, दिमाग में बोल रहे हो कि सर एक मिस कर रहे हैं। मिस नहीं कर रहे हैं, उसको भी बता देते हैं। ये मैंने लिख दिया, जो मिस कर रहे हैं वो लिख दिया। अब बोलोगे आप कि सर इसको निकाल के बताओ, तो इसको निकालने के इसके निकालने के लिए सीधी बात, नो बकवास, ये जो है ये इसको बोलते हैं
आगत स्वर क्या बोलते हैं? आगत स्वर क्या बोलते हैं? आगत क्या बोलते हैं बच्चों? हट जाए महाराज। आगत स्वर। इसको आगत क्यों कहा गया? हमने बताया अभी शुरुआती क्लास में कि हमारी हिंदी जो है वो संस्कृत से आई है, संस्कृत से। तो ये री भी है संस्कृत से सीधे उठाया गया है, ठीक है। हमने हिंदी को मॉडिफाई किया है ना, संस्कृत, ये सब बातें संस्कृत की हैं, लेकिन हम हिंदी में इसको पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको हिंदी तक ही सीमित रहना है। री का इस्तेमाल है, री को हम प्रयोग में कर रहे हैं। री की संरचना बड़ी जटिल है, इसको निकालने चलेंगे तो इसकी एक पूरी क्लास हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो री जो है आगत स्वर है, इसलिए इसको हमने ऐसे रख लिया। अब गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर टोटल कितने हो गए बच्चों? कितने हो गए? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। समझ में आई आपको? समझ में आई बच्चों? स्वर समझ में आए? स्वर समझ में आए आपको? कमेंट करिएगा, बताइएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो चीज़ समझ में नहीं आई। सारी चीज़ें मैं आपको जो है फिर से बता दूंगा दूसरी क्लास में। अगर आपने कमेंट किया कि सर ये चीज़ फिर से बताइएगा, तो आप करना क्या, आपको फिर से वीडियो खोल के देख लेना है ना। अब तो क्लास का कोई मतलब नहीं, अब तो आप सीधे खोलिए वीडियो देखिए। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जितना मर्जी शेयर करेंगे उतना लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये तो जानना बहुत ज़रूरी है। आप जानेंगे तभी इसको पहचानेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चे को आनी चाहिए, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े और बूढ़े से बूढ़े, क्योंकि जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ लें इसको, क्योंकि ज्ञान कभी मरता नहीं बच्चों, ठीक है। तो ये स्वर हमारे पास निकल के आए, समझ में आ गई बात। अब कुछ चीज़ें हम आप इसमें हम आपको ऐड करते हैं, ये नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हम इसमें आपकी ऐड करते हैं। देखिए ये जो है इसको बोलते हैं मध्य स्वर। क्या बोलते हैं बच्चों? मध्य स्वर, ठीक। इसको बोलते हैं अग्र स्वर। क्या बोलते हैं? अग्र स्वर। इसको बोलते हैं पश्च स्वर। क्या बोलते हैं? पश्च स्वर, ठीक। अग्र, मध्य, पश्च। अब क्वेश्चन देखिए आया आपके पास, उन्होंने पूछा आ, ई, उ, ए, में, सॉरी ए हटा देते हैं, खाली 3 रखते हैं ना, 3 रखते हैं बच्चों, ए हटा देते हैं, प्लीज हट जाए, ठीक। आ, ई, उ में मध्य स्वर बताएं, मध्य स्वर बताएं। ये क्वेश्चन है बच्चों। आ, ई, उ में मध्य स्वर बताएं। तो मध्य क्या दिख रहा है आपको? ई है ना, और यही टिक कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। सही है बच्चों? नहीं सही है। आपके सामने लिखा ऐसे रहेगा, आप देखेंगे मध्य में कौन लिखा हुआ है, ये मध्य में नहीं है। मध्य क्या है हमारा? आ। तो आपको टिक किस पे करना है? ये गलत होगा, ये सही होगा। तो आ जो होगा वो मध्य स्वर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, और मैंने आपको बताया ये चीज़ आपको समझ में आई बच्चों। ये जो मैंने संरचना बनाई है, ये संरचना आपकी संधि, स्वर संधि में भी काम आएगी। ये जो है क्लास आपके आने वाली क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये भी चीज़ आप जो है इसको बहुत बेहतर तरीके से समझते रहिए, देखते रहिए, और इसको अच्छे से इसको तैयार करिए, ताकि जो है आपके आने वाले क्लास में आपको ये दिक्कत ना दे, ठीक है। उसके बाद अब मैं कुछ चीज़ें आपके साथ यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा। हमने आपको स्वर बता दिए, ठीक। अब देखते हैं, इसको ऊपर ही ले लेते हैं ना बच्चों, इसको ऊपर ले लेते हैं। अब यहां देखते हैं, जो स्वर होते हैं कुछ इसमें मूल स्वर होते हैं। क्या होते हैं? मूल स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं? जो मूलतः निकले हैं। अब हमने आपको संरचना बनाई, सबसे पहले कौन संरचना बनी थी? ये वाली बनी थी, आ, ऊपर खींचा ई और नीचे खींचा उ। तो यही हमारी हिंदी के मूल स्वर है बच्चों, आ, ई और उ, जो मूलतः निकल के आए। इनकी संख्या होती है 3। क्या होती है? 3। अच्छा, ये तो हिंदी की बात हो गई, हिंदी के, है ना। कभी कभी
संस्कृत के पूछ लेता है बच्चों, तो वो भी मैं आपको बता ही यहाँ पे देता हूँ, नहीं तो आप इधर उधर घूमते रहेंगे। संस्कृत के मूल स्वर, संस्कृत के मूल स्वर, संस्कृत के मूल स्वर क्या है? संस्कृत के मूल स्वर बच्चों क्या है? संस्कृत के मूल स्वर है ये आ, ई, उ, री और लृ। ये बच्चों संस्कृत के मूल स्वर, मूल स्वरों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 5। कितनी है संख्या? 5। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। संस्कृत के सीधे सीधे पूछ लेता है, हिंदी के पूछता है, संस्कृत के पूछता है, तो आपको इस चीज़ को बेहद अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमको आपको देखना है। श्वास के आधार पर स्वर होते हैं। किसके आधार पर? श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर स्वर, श्वास के आधार पर स्वर देख लेते हैं। श्वास के आधार पर स्वर जो होता है, श्वास का मतलब होता है जब हम सांस लेते हैं तो हमारे मुख की संरचना बदलती है बच्चों। तो मुख की संरचना बदलेगी तो कैसे बदलती है? तो पहले होता है विव्रत। विव्रत का मतलब हो गया बच्चों, विव्रत का मतलब हो गया कि पूरा खुला हुआ। क्या हुआ? पूरा खुला हुआ। क्या? मुख। क्या? मुख। मुख जो है हमारा पूरा खुला हुआ होगा, मुख पूरा खुला हुआ। दूसरा विव्रत, उसके बाद अर्धविव्रत। दूसरा अर्धविव्रत। अर्धविव्रत में बच्चों, अर्धविव्रत में अर्ध यानी आधा मुंह खुला हुआ, यानी आधा आधा खुला क्या? मुख, आधा मुख खुला हुआ, ठीक। फिर आते हैं संव्रत। संव्रत, संव्रत में बच्चों पूरा बंद, पूरा बंद क्या? मुख। क्या बच्चों? मुख। और अर्ध संव्रत में, अर्ध संव्रत में आधा बंद, आधा बंद। ये हो गए आधा बंद। ये मुख, ये हो गए आपके अर्धसंव्रत, अर्धविव्रत, विव्रत और विव्रत। अब इसको समझ लेते हैं ये क्या चीजें हैं। विव्रत का मतलब होता है हमारा जब मुख होता है वो क्या होता है? वो खुलता है, खुलेगा। विव्रत मतलब पूरा खुल जाए, जिनका उच्चारण करते ही, जिन स्वरों का उच्चारण करते ही मुख जो होते हैं वो पूरे खुल जाते हैं। और अर्धविव्रत का मतलब जिसमें हमारा मुख आधा खुला होता है, यानी जब मुख खोलेंगे तो ऊपर से बंद, नीचे से बंद होगा, ऊपर से खुलेगा, ठीक। और इसमें अर्ध संव्रत में क्या होगा? संव्रत में संव्रत में हमारा मुख बंद रहेगा और जो है ध्वनि निकल जाएगी। और अर्ध संव्रत में हमारा मुख है वो नीचे से क्या होगा? नीचे से खुलेगा और ऊपर से बंद रहेगा। तो ये होता है अर्ध संव्रत। तो आप देखें विव्रत के आधार पर, श्वास के आधार पर हम देखें विव्रत में पूरा मुख खुला। इसमें जो आएंगे उसमें आएंगे, इसमें आएंगे आ, इसमें बच्चों आ आएगा, उसके बाद आई आएगा और औ आएगा। क्या आएगा बच्चों? आ, आई और औ। ये तीन क्या आएंगे? विव्रत में, जो पूरा मुख खोल गए। जब हम इसका पूरा उच्चारण करेंगे तो आ निकल के आएगा, आई निकल के आएगा और औ निकल के आएगा। फिर उसके बाद अर्धविव्रत यानी आधा मुख खुला हुआ, उसमें क्या निकल के आएगा बच्चों? ए निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? ए निकल के आएगा। उसके बाद आ निकल के आएगा, छोटा आ, फिर ओ निकल के आएगा। और एक चीज़ और है जो मैं आपको आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा, उसमें ये आ निकल के आएगा, ठीक। इसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसको फिलहाल में आपको याद करने के लिए इसको याद कर लेना है। फिर संव्रत में देखिए क्या क्या आएगा। संव्रत में आएगा, इसमें आएगा ई और ऊ, और इसी का छोटा रूप अर्धसंव्रत में आ जाएगा ई और ऊ। ये हो गए आपके संव्रत, अर्धसंव्रत और विव्रत और अर्धविव्रत, ठीक है। ये चीज समझ में आई। ये हो गए श्वास के आधार पर बच्चों, ये हो गया मिट गया ये संव्रत, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं कुछ चीज़ें और देखते हैं। इसमें हम देखते हैं यौगिक स्वर। क्या देखते हैं? यौगिक स्वर। यौगिक से मतलब समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों, यौगिक से समझ में आ रहा होगा। यौगिक का मतलब होता है जोड़ करना, योग करना, ठीक है। तो इसमें कुछ जो ऊपर मैंने आपको बताया जो जुड़ के बने हैं, तो इसमें कौन सा जुड़ के बना है? ऐ, आई, औ और आओ। तो ये जो हो गए इनको याद रखिएगा, आई, ए, आई, औ, ठीक। उसके बाद कुछ चीज़ें और, जैसे ह्रस्व स्वर,
जो स्वर होते हैं ह्रस्व होते हैं। ह्रस्व मतलब जिसकी मात्रा क्या हो, एक हो। अभी मात्रा भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद। ह्रस्व जिसकी मात्रा क्या हो, एक हो। और दीर्घ स्वर जिनकी मात्रा क्या हो, जिनकी मात्रा डबल हो यानी 2 हो। ठीक, अब देखते हैं जो स्वर निकल के हमारे पास आए हैं बच्चों, जो स्वर निकल के आए हैं उसमें देखते हैं हमारे पास स्वर क्या क्या हैं। आ, ई, उ, आ, ई, उ, आई, ओ, आओ और री। ठीक है, ये हमारे पास कुछ स्वर निकल के आए हैं। अब देखिए इसमें जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व मतलब जिनकी मात्रा एक हो, तो देखिए 1 2 3 कितनी संख्या निकल गया है, 3 और एक ये री भी है, 3 और एक ये 4। तो टोटल ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, संख्या बच्चों कितनी है, संख्या कितनी है, 4 है। ठीक, उसके बाद दीर्घ देख लेते हैं। दीर्घ मतलब 2 हो जिसमें, अब इसमें आ और आ बड़ा यानी 2 है, बड़ी 2 है, उ, आई, औ, आओ, ये कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन 7 नहीं होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 कैसे होते हैं, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। 8 कैसे होते हैं, संख्या 8 होती है। अब 8 कैसे होती है, ये जो री लिखा हुआ है ना बच्चों, ये छोटी री है, इसकी एक बड़ी री होती है, बड़ी री ये होती है इसमें, जिसको हम 8 लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये री का इस्तेमाल, अभी आपके दिमाग में कौतूहल दौड़ गया होगा कि ये री का इस्तेमाल कैसे होता है। बच्चों हम बताने के लिए, आप देखिए कैसे हो। जैसे आपने पढ़ा होगा संधि में मातृ प्लस ऋणम, क्या होता है, मातृ प्लस ऋणम। अब इसकी संधि करते हैं, री प्लस री बड़ी री हो जाती है। वैसे ही अब ये री, नीचे री लगी हुई है, ये भी बताएंगे हम आपको आने वाली क्लास में। री और ये रा और ये तीनों का अंतर बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसको समझ लेते हैं। ये री इसमें जुड़ी हुई है, जो नीचे लगता है वो पूरा होता है, ठीक है, जो ऊपर लगता है वो आधा होता है। ठीक, तो ये मातृ प्लस ऋणम, तो ये बन जाता है मातृणम। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई री का इस्तेमाल। अभी अगर आपके दिमाग में दौड़ता कि देखिए बड़ी री कहाँ होती है, तो ये यहाँ होती है। ठीक, संधि में आपको खूब इस्तेमाल करने को आएगी। तो ये टोटल संख्या 8 होती है बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। स्वर की क्लास हम अभी आपको यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आगे और कुछ बढ़ेगा तो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, और आशा करते हैं आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और आपको समझ में आया, सब कुछ समझ आया, तो नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। वीडियो को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है, और अच्छे भर के कमेंट करने हैं, और घंटी जरूर दबा दीजिएगा। घंटी नहीं दबाएंगे तो घर पे आकर घंटी हम दबाएंगे आपके, ध्यान रखिएगा। इसलिए कमेंट अच्छे करने, जो भी अगर कुछ आपको लगे कि सर इसमें बता दीजिएगा, कुछ समझा दीजिएगा, तो सर हैं बिल्कुल एक अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। और इसके लिए आपको तैयार रहना है। आगे आने वाली क्लास में व्यंजन के लिए आप बने रहें। जय हिंद दोस्तों।